नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को। तो आज हम लोग उस सीरीज में आगे देखेंगे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को। मुद्रास्फीति क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, मुद्रास्फीति अगर हो गया तो उसको नियंत्रित करने की नीतियाँ, ये सब देखेंगे हम। मुद्रास्फीति का प्रभाव, किस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आज हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे एक एक करके। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिए और बस सुनते रहिए। समझाने का काम मेरा है, मैं समझा दूँगा। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे आज टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन, और हम लोग आज देखेंगे इन्फ्लेशन को और एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे मुद्रास्फीति तथा मुद्रास्फीति के प्रभाव और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के नीतियाँ, ये सब हम लोग देखेंगे आज। तो बस आप बने रहिए। अब देखिए, मुद्रास्फीति को समझने के लिए 2-3 टर्म है जिसको पहले मुझे समझाना पड़ेगा। तो आइए हम पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मुद्रास्फीति देखिए, एक होती है कीमत और एक होती है सामान्य कीमत। तो आपको बार बार सुनने को मिलेगा सामान्य कीमत, ठीक है। सामान्य कीमत का मतलब ये है कि जब पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं, जब मैं कीमत बोलूँ, बस कीमत मतलब ये किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा हूँ। पर जब मैं सामान्य कीमत की बात करूँ ना, इसका मतलब कि पूरे देश की, ठीक है, पूरे देश में जितनी वस्तुओं एवं सेवाएं हैं, सबके कीमत की बात हो रही है। तो जब मैं सामान्य कीमत बोलूँ, इसका मतलब कि पूरे देश, ठीक है। अब एक होता है एडी और एक होता है एएस। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड सेम वैसे ही होता है एग्रीगेट सप्लाई। तो जब संपूर्ण देश में कीमत बढ़ेगी तो जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो घटेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, पर अभी के लिए ये 2-3 टर्म है जिसे आप माइंड में रख सकते हैं, सामान्य कीमत, एडी और एस, क्योंकि इसका बहुत बार यूज होने वाला है। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति क्या है? जब सामान्य कीमत स्तर अर्थात सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की औसत कीमत लगातार बढ़ती है एवं मुद्रा की क्रय शक्ति मतलब जो परचेजिंग पावर है मुद्रा की, वो कम हो जाती है, ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। अब इस पूरे यहाँ पे क्रय शक्ति, जो मुद्रा की क्रय शक्ति है, मुद्रा की क्रय शक्ति कहने का मतलब ये है कि सपोज एक पेन है जो कि पहले 10 रुपये में मिल रहा था, ठीक है, पहले 10 रुपये में मिल रहा था। अब क्या हुआ कि जब इन्फ्लेशन की स्थिति हो गई तो वही पेन मुझे 10 के बजाय कितने में मिल रहा है, 100 रुपये का, ठीक है। तो जो मनी की जो परचेजिंग पावर है, जो पहले 10 रुपये में मुझे मिलता था, अब वो 100 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो अब मनी की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई ना, कम हो गई, ठीक है। पहले वही पैसा मुझे, वही 10 रुपये लेके मैं अगर बाज़ार जाता था तो एक पेन मुझे मिल जाता था, मैं लेके आता था। पर अब जब मैं 10 रुपये लेके जा रहा हूँ तो मैं वो पेन नहीं ले पा रहा हूँ। इसका मतलब कि जो 10 रुपये की खरीदने की क्षमता है वो घट गई। और वो क्यों घट गई? क्योंकि इन्फ्लेशन जैसी स्थिति आ गई, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्रय शक्ति। तो जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो घट जाती है इन्फ्लेशन में। और वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत स्तर मतलब देश में जितनी उत्पादित वस्तुएं, जितनी सेवाएं हैं, सबकी कीमत स्तर में लगातार वृद्धि हो रही हो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं, यदि अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा आपूर्ति होती है, अधिक मुद्रा आपूर्ति का मतलब कि देश में जब अधिक मुद्रा आपूर्ति है, इसका मतलब कि लोगों के जेब में अधिक पैसा है। जब अधिक पैसा है उसे लिक्विडिटी या तरलता कहते हैं। तो जब लोगों के जेब में पैसा ज़्यादा होगा तो वो खर्च ज़्यादा करेंगे। ऐसी स्थिति से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है।
अब देखते हैं, जब मुद्रास्फीति देश में बढ़ गई, जब मुद्रास्फीति जैसी हालात देश में चल रही हो, तो अब इसको नियंत्रण कैसे किया जाए। तो इसको नियंत्रण करने के लिए दो बॉडी है जो काम करती है। पहली है आरबीआई और दूसरा सरकार खुद है। ठीक है, आरबीआई जो है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है अपने मौद्रिक नीति से, मॉनेटरी पॉलिसी से। ठीक है, और सरकार करती है अपने राजकोषीय नीति से। ये दोनों नीतियाँ क्या है, कैसे काम करती है, कैसे मुद्रास्फीति के लिए लाभदायक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे एक एक करके। अभी आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को अपने मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति से कंट्रोल करती है, और सरकार जो है वो राजकोषीय नीति के माध्यम से कंट्रोल करती है। अब जब इसको कंट्रोल करती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, इकोनॉमी कुछ नहीं है, जस्ट ए गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी। तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी मिलेंगे, बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, आपको इसको दिमाग में रखना है और कुछ नहीं है। तो जब सरकार तथा आरबीआई देश में इन्फ्लेशन जैसी अवस्था को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, तो उसे बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन या विस्फीति। ठीक है, अब क्या करती है सरकार, जब सरकार देश में मुद्रा आपूर्ति को कम करती है, डिसइन्फ्लेशन जैसे हालात पैदा करती है, तो लगातार क्या करती है कि देश में जो है वो डिमांड, अब जो डिमांड है वो घटते चली जाती है। जब डिसइन्फ्लेशन करेगी सरकार तो लोगों के जेब में पैसा जो है वो कम होता जाएगा। जब पैसा कम होता जाएगा तो डिमांड लोग कम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देश में एक और स्थिति बनती है डिफ्लेशन, जिसे कहते हैं अविस्फीति। ठीक है, अविस्फीति या अपस्फीति। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक बार इसको ध्यान से समझिएगा। जब सामान्य कीमत स्तर, देखिए बार बार सामान्य कीमत आ रहा है, सामान्य कीमत स्तर, इसका मतलब कि देश भर में जितनी भी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं सबकी कीमत की बात हो रही है। जब सामान्य कीमत स्तर की बात करें तो आप ये समझिए कि देश भर में जितनी वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमत है सबके बारे में बात हो रही है। जब सामान्य कीमत स्तर अर्थात सभी वस्तुएं एवं सेवाओं की औसत कीमत लगातार घटती है। मुद्रास्फीति में क्या है कि लगातार कीमतें बढ़ती है, पर यहाँ अविस्फीति में कीमतें लगातार घटती है एवं मुद्रा की क्रय शक्ति यहाँ ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। जो पहले आप पेन जा रहे थे लेने 10 रुपये का, अब वो पेन 2 रुपये में ही मिल गया, तो मनी के अंदर पावर आ गई ना कि अब उस 2 रुपये से ही वो 10 रुपये वाला पेन ले सकता है जो वो पहले लिया करता था। तो जो मनी की परचेजिंग पावर है वो डिफ्लेशन जैसी स्थिति में ये बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति को अविस्फीति या डिफ्लेशन कहते हैं या अपस्फीति कहते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में कम मुद्रा आपूर्ति होती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो आपूर्ति है, लिक्विडिटी है, मनी फ्लो है, मनी सप्लाई है, वो कम होती है। तो जब कम होगी मनी फ्लो तो लोगों की जेब में पड़ा हुआ पैसा कम होगा, लिक्विडिटी कम होगा। जब पैसा कम होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये एक गेम ही है डिमांड और सप्लाई का। आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो आप लोग जाके एक बार देख लीजिए, वहाँ से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो जब लोगों की जेब में पैसा कम होगा, जब लोगों की जेब में पैसा कम होगा तो लोग क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड मतलब जो संपूर्ण मांग है वो कम हो जाएगी। जब संपूर्ण मांग कम हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, डिफ्लेशन होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत में जो है वो अविस्फीति, डिफ्लेशन, भारत में जो है वो डिफ्लेशन का नियंत्रण आरबीआई अपने एक नीति, मौद्रिक नीति द्वारा करता है, तथा सरकार जो है वो राजकोषीय नीति के माध्यम से करती है। ठीक है, अब कैसे करती है, अब देश में मनी फ्लो ज़्यादा कम हो गया, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी कि देश में मनी सप्लाई को बढ़ाएगी, जैसे मनी इंजेक्ट करेगी। तो मनी सप्लाई को बढ़ाकर ये क्या करेगी, पुनः फिर से नॉर्मल कंडीशन पे ले आएगी। तो इसको कहते हैं रिफ्लेशन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन क्या है कि जब सारे वस्तुओं AD = AS हो जाए। ठीक है, जितनी डिमांड है उतनी बराबर सप्लाई है, जब यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, तो रिफ्लेशन की स्थिति में क्या करेगी, जब सरकार लोगों की जो डिमांड है डिफ्लेशन में वो कम है सप्लाई से, तो क्या करेगी, रिफ्लेशन में जो डिमांड है वो सप्लाई के बिल्कुल बराबर कर देगी आरबीआई तथा सरकार मनी इंजेक्ट करके।
तो इसको कहते हैं प्रत्ययस्फीति या रिफ्लेशन। ठीक है, आप सीधा सीधा समझ जाइए कि जब देश में डिफ्लेशन की स्थिति बन गई है, जब लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो आरबीआई क्या करेगी कि रिफ्लेशन करेगी, लोगों की जेब में पैसा डालेगी, लिक्विडिटी बढ़ाएगी, मनी सप्लाई बढ़ाएगी, जिससे लोग डिमांड करेंगे और वापस, इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेशन। अब हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, एक साइकिल के माध्यम से देखते हैं कि मनी सप्लाई कैसे काम करती है। तो यहाँ देखिए, ये है अपना इन्फ्लेशन, ये है इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं बूम या पीक, यहाँ इन्फ्लेशन है, यहाँ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन यहाँ है, तो यहाँ जो एग्रीगेट डिमांड है, जो संपूर्ण मांग है, वो ज़्यादा है किसके, सप्लाई के। मांग बहुत ज़्यादा है, और मांग बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा है, और मनी सप्लाई ज़्यादा क्यों है, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा है, ठीक है। लिक्विडिटी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लोगों के जेब में पैसा ज़्यादा है, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति है तो यहाँ पे मुद्रास्फीति होगी, ठीक है। अब क्या करता है कि देश में सबके पास पैसा है, इन्फ्लेशन जैसी स्थिति है, तो आरबीआई अपने मौद्रिक नीति लेके आता है, और सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से क्या करते हैं कि देश की जो मनी सप्लाई है इसको कम करते हैं। जब मनी सप्लाई कम होगी तो लोगों के जेब में पैसा जो है वो कम होगा, जब पैसा कम होगा तो लोग डिमांड जो है कम करेंगे, ठीक है। तो इस स्थिति को, इस प्रोसेस को कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। जब सरकार तथा आरबीआई देश से मनी को खींच लेती है। अब ये भी हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे कि सरकार कैसे काम करती है, कैसे देश में मनी सप्लाई को कम करती है या कैसे ज़्यादा करती है, ये सब देखेंगे हम लोग। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। अब जब ये स्थिति बहुत दिनों तक जाके, ये वो लाइन है जहाँ पर AD=AS है। अब जब इस लाइन से नीचे चली गई तो लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के जेब में पैसा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, सरकार और आरबीआई मिलके मार्केट में मनी इंजेक्ट करता है, और जब मनी इंजेक्ट करके, देख रहे हैं, मनी इंजेक्ट करके बिल्कुल इस लाइन के बराबर लाता है जहां डिमांड सप्लाई के बराबर है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं रिफ्लेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। मुद्रास्फीति जेम कीन्स के अनुसार, जेम कीन्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, तो मुद्रास्फीति जो है वो जेम कीन्स बताते हैं कि देखिए, एक है लाइन जिसे कहते हैं लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर इस लाइन के नीचे जो इन्फ्लेशन है उसे कहते हैं पार्शियल इन्फ्लेशन, उसे कहते हैं आंशिक मुद्रास्फीति, उसे कहते हैं पार्शियल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये कहते हैं साहब कि जेम कीन साहब कहते हैं कि एक जो लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है उसके नीचे की इन्फ्लेशन को कहते हैं पार्शियल इन्फ्लेशन, और इसका असर रोजगार पर पड़ता है, जब इस लाइन के ऊपर इन्फ्लेशन जाती है, लाइन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अगर इन्फ्लेशन जा रही है तो इसको कहते हैं फुल इन्फ्लेशन, और दीर्घकालीन इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आगे ये यही बता रहे, पूर्ण मुद्रास्फीति कहते हैं अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति का प्रभाव। अब हम लोग ये देखेंगे कि मुद्रास्फीति तथा अपस्फीति का क्या प्रभाव होगी अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमिक सिस्टम पर। तो ये है एक व्यापार चक्र के माध्यम से ये पूरा समझाने की कोशिश होगी। तो ये बेसिकली 4 इसमें अलग अलग केसेस हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये वो लाइन है जहाँ पर क्या है, हमारी डिमांड जो है वो हमारी सप्लाई के बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर हमारी डिमांड सप्लाई के बराबर है, ठीक है। ये वो स्थिति है जहाँ इन्फ्लेशन है। अब क्या करेगी सरकार, मार्केट से सारा मनी को खींचेगी। जब मनी को खींचेगी तो मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। जब मनी सप्लाई कम होगा तो ऐसे में ज़्यादा मनी सप्लाई कम होने से देश में जो है वो रिसेशन जैसी स्थिति आ जाएगी, ठीक है। रिसेशन किसे कहते हैं ये हम आगे देखेंगे। रिसेशन किसे कहते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा रिसेशन। तो रिसेशन जब आ जाती है
तो इस मंदी को कम करने के लिए जो सरकार जो है वो रिकवरी करती है। और जब मंदी एक हद से ज़्यादा नीचे चली जाए, ठीक है, मंदी जब एक हद से ज़्यादा नीचे चली जाए तो इसे कहते हैं डिप्रेशन। यहाँ पे लोगों की डिमांड एकदम ना के बराबर ख़त्म ही हो जाती है, क्योंकि लोगों के जेब में पैसे ही नहीं बचते हैं। तो फिर यहाँ से बैंक जो है, आरबीआई और सरकार मनी इंजेक्ट करके और इसको वापस डिमांड के बराबर लाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिकवरी। अब आइए हम लोग देखते हैं 4 अलग अलग केस हैं। तो जैसे कि देखिए, पहला केस 1 ये कह रहा है कि मनी सप्लाई अगर ज़्यादा है, मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है, मतलब मुद्रास्फीति की सिचुएशन बनी हुई है। जब मुद्रास्फीति की सिचुएशन बनी है तो एडी एग्रीगेट डिमांड मतलब जो संपूर्ण मांग है, संपूर्ण मांग वो ज़्यादा होगा। तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई घटेगा, तो जब डिमांड बढ़ेगा तो जो स्टॉक्स हैं, जो व्यापारी अपना स्टॉक बना के रखे हैं, जो प्रोड्यूसर अपना स्टॉक रखे हैं, और मार्केट में जब डिमांड ज़्यादा होगी तो उनके स्टॉक्स ना वो कम होंगे। जब वो स्टॉक्स कम होंगे, जब भंडार उनका कम होगा, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग और उत्पादन करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे अपना, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। स्टॉक्स इसलिए उत्पादन इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। जब स्टॉक्स बढ़ाएंगे तो उनका जीडीपी बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ेगा, यही तो है आर्थिक वृद्धि। जब जीडीपी बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। जब उसे अधिक प्रोडक्शन करेगा तो उसे और लेबर चाहिए और लोग चाहिए। जब और लोग जाएंगे काम करने तो उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब ज़्यादा रोज़गार मिलेगा तो ज़्यादा आय बढ़ेगा, ठीक है। तो जब ज़्यादा आय बढ़ेगा तो इससे लिविंग स्टैंडर्ड सही होगा, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन जैसी जब स्थिति होगी तो हमारे रोज़गार बढ़ेंगे, आय बढ़ेंगे, और इसका बिल्कुल समानुपाती रिश्ता है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन से, ठीक है। पर ये हर टाइम ठीक नहीं है, और ये कितना ठीक है ये हम आगे देखेंगे। अभी आप लोग ये समझिए। ठीक उसी तरह से केस 2, अगर मनी सप्लाई कम कर दी जाए, यहाँ था मनी सप्लाई ज़्यादा, यहाँ अगर मनी सप्लाई को कम कर दिया जाए तो लोगों का जो डिमांड है वो सप्लाई से कम हो जाएगा। लोग डिमांड ही नहीं करेंगे क्योंकि लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा। जब लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा तो जो स्टॉक्स हैं कंपनियों के, वो स्टॉक्स क्या हैं, स्टॉक्स ख़त्म ही नहीं होंगे, भरे के भरे रहेंगे, क्योंकि बाज़ार में डिमांड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो लोग प्रोडक्शन बिल्कुल कम करेंगे, डिमांड बहुत कम है। तो जब प्रोडक्शन कम करेंगे तो जीडीपी कम होगा तो आर्थिक वृद्धि कम होगा, और जब वो कम होगा तो देखिए रोज़गार भी कम होगा। अब जब बाहर माल बिक ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है, तो फिर कंपनी क्यों इतने एम्प्लॉय को रखेगी, वो तो कुछ को निकालेगी ना। तो इससे क्या होगा कि रोज़गार कम होगा। जब रोज़गार कम होगा तो आय भी कम होगा। जब आय कम होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ख़राब होगा। तो यह है केस 2 कि एक तो ऐसा है जब मनी सप्लाई बढ़ जाए देश में तो उससे हमारे रोज़गार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब मनी सप्लाई घट जाए तो इससे रोज़गार पे, जीडीपी पे और हमारे आय पे, इनकम पे क्या असर पड़ेगा। ठीक उसी तरह से केस 3, मंदी। अगर देश में जो मुद्रास्फीति, देश में जो है वो मनी सप्लाई लगातार बैंक खींचते रहे और लगातार कम होते रहे, और लोगों की जेब की जो लिक्विडिटी है वो कम होता रहे, तो ऐसी स्थिति में रिसेशन आती है, मंदी आती है। तो मंदी में क्या होता है कि लोग जो है वो पैसा कम होने के कारण अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे मुद्रा आपूर्ति कम होती है, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति कम होती है तथा लोगों की जो डिमांड है वो भी कम होने के कारण रोजगार का स्तर कम हो जाता है। देख रहे हैं ना कैसे रोजगार यहाँ जुड़ा हुआ है इस डिमांड से। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी। मंदी में क्या है कि मुद्रा आपूर्ति को ही ख़त्म कर दिया जाता है, इतना कम कर लिया जाता है कि लोग डिमांड जो है वो कम करने लगते हैं। जब लोग डिमांड कम करेंगे तो स्टॉक्स बचा रहेगा कंपनियों के पास, जब स्टॉक्स बचा रहेगा तो उससे रोज़गार वो कुछ लोगों को निकालेगी, जब निकालेगी तो रोज़गार कम होगा, जो रोज़गार कम होगा तो आय कम होगा। ठीक उसी तरह से चौथा, पुनरुद्धार। जब आरबीआई और सरकार अपनी अपनी नीतियों द्वारा उस अर्थव्यवस्था में, उस इकोनॉमिक सिस्टम में मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं तो इसे कहते हैं पुनरुद्धार, ठीक है। तो
ये ट्रेड साइकिल में यही इतना था। तो और इस ट्रेड साइकिल से हमें 4 अलग अलग केसेस के माध्यम से समझने को मिलता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आर्थिक कंडीशन, आर्थिक स्थितियाँ, और आर्थिक स्थितियों के आधार पर हम लोग देखेंगे। तो आर्थिक स्थिति देख लीजिए। पहला है स्लो डाउन, और यहाँ पे एक है नेगेटिवली नो। अब देखिए, पहले मैं सबको समझा देना चाहूँगा कि जैसे एक से लेके 12 महीने का एक साल होता है, ठीक है। 12 महीने के साल में फाइनेंशियल ईयर होते हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि हमारे 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, ठीक है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, तो ये हमारे 12 महीना 12 मंथ का है। अब क्या कह रहा है कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, ये कह रहा है कि जब हमारी आर्थिक वृद्धि स्लो डाउन का मतलब ये कह रहा है कि जब हमारी आर्थिक वृद्धि लगातार कम होती जाए, लगातार जो है वो कम होती जाए, क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और ऐसे ही क्वार्टर 4 की ओर, जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लगातार कम होती जाए, पर वो नेगेटिव ना हो, ठीक है, वो नेगेटिव ना हो, लगातार कम होती जाए, ठीक है, तो इसे कहते हैं स्लो डाउन, ठीक है, इसे ही स्लो डाउन कहते हैं। पर यहाँ पे ग्रोथ नेगेटिव नहीं होती है, ग्रोथ बस स्लो हो जाती है, बिल्कुल धीरे धीरे हो जाती है। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, स्लो डाउन, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। ये कह रहा है कि जब एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, जब किसी एक क्वार्टर में जो ग्रोथ है वो माइनस में देखने को मिलती है, ग्रोथ जो है वो माइनस में अगर देखने को मिलती है, जब किसी एक क्वार्टर में, देखिए एक नेगेटिव, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि जब फाइनेंशियल ईयर में अपने पास 4 क्वार्टर हैं और 4 में से किसी एक क्वार्टर में अगर हमें निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है, तो इसे कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। और जब यही ग्रोथ हमें किसी 2 क्वार्टर में देखने को मिलता है, 2 क्वार्टर में लगातार देखने को मिलता है, तो इसे कहते हैं रिसेशन, मंदी, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि मंदी जैसे हालात चल रहे हैं। तो जब 2 क्वार्टर में लगातार हमें इकोनॉमिक ग्रोथ माइनस में देखने को मिलते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग रिसेशन। अब डिप्रेशन कहते हैं अति मंदी, ठीक है। जब लगातार माइनस में ग्रोथ हुए जा रहा है, तो इसे कहते हैं अति मंदी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब स्फीति जैसी स्थिति आ जाती है, डिफ्लेशन जैसी स्थिति आ जाती है। तो और एक लास्ट है मेल्ट डाउन का मतलब ये होता है कि जब शेयर बाजार अचानक से क्रैश हो जाए, शेयर मार्केट अचानक से क्रैश हो जाए, तो उसे कहते हैं मेल्ट डाउन। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार, किसके आधार पे? टू चेंज इन जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, सामान्य कीमत के आधार पर देखेंगे, ठीक है। और एक देखेंगे कारणों के आधार पर। पहला है सामान्य कीमत के आधार पर, दूसरा है कारणों के आधार पर, और एक एक करके हम लोग ये सब देखेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो हम अगर देखें कि जनरल प्राइस सामान्य कीमत के आधार पर, सामान्य मूल्य के आधार पर देखें, तो इसमें जो पहला है वो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग मतलब रेंगती हुई मुद्रास्फीति। समझने वाला कोई पार्ट नहीं है, बस आप सुन लीजिए, या याद करने वाला पार्ट है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। जब इकोनॉमिक ग्रोथ, जब इन्फ्लेशन, ठीक है, जब इन्फ्लेशन 3% पर ईयर, जब इन्फ्लेशन की जो रेट है वो एक साल में 3% तक बढ़ रही है, एक साल में अगर 3% तक बढ़ रही है, तो इसे कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन या रेंगती हुई मुद्रास्फीति। जब यही ग्रोथ, ठीक है, जब यही इन्फ्लेशन 3% से बढ़कर 4 से 5% तक की हो जाती है, तो इसे कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, या फ्लोटिंग वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। 4 से 5% तक जब बढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं थ्रोटलिंग इन्फ्लेशन।
अब तीसरी स्थिति आती है कि जब यही इन्फ्लेशन 4 से 5% जो बढ़ी है, ये बढ़ के अगर 9% तक हो जाती है, 9% तक हो जाती है प्रति वर्ष, तो इसे कहते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, और ये इन दोनों से थोड़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्रीपिंग और वॉकिंग से ज़्यादा खतरनाक है। रेंगती और चलती हुई जो मुद्रास्फीति है, इससे ज़्यादा खतरनाक है रनिंग, जो कि दौड़ती हुई मुद्रास्फीति है, क्योंकि इसमें जो है वो इन्फ्लेशन रेट वो 9% तक बढ़ जाता है। अब एक और है गैलोपिंग, कूदती हुई मुद्रास्फीति। इसमें क्या करता है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2 या 3 अंकों में बढ़ता है। ठीक है, 2 अंकों या 3 अंकों, जैसे 10% से लेकर 999% तक बढ़ता है, तो इसे कहते हैं गैलोपिंग या कूदती हुई मुद्रास्फीति। और ये बहुत डेंजर होता है। ठीक है, ये डेंजर होता है हमारी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए। और एक सबसे खतरनाक है, इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन यह ऐसी स्थिति है जहाँ पे मुद्रा की वैल्यू बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। लोग मुद्रा पे विश्वास ही नहीं करते हैं, अपने करेंसी पे बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते। तो ये जब हमारी इन्फ्लेशन रेट 1000% तक बढ़ जाए या फिर उससे भी अधिक हो जाए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और जब वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो रातों रात बढ़ जाए, तो लोगों का क्या होता है, मुद्रा पर से विश्वास समाप्त हो जाता है। कुछ उदाहरण है, जैसे 1946 में हंगरी ने किया था, बहुत सारे नोट छापे थे और उससे क्या हुआ था कि हाइपर इन्फ्लेशन आ गई। जिम्बाब्वे ने भी किया था, और वेनेजुएला जो कि एक बहुत ही फेमस है इसके लिए, तो वेनेजुएला सरकार ने गलती की थी, रातों रात बहुत सारे नोटों की छपाई कर दी थी, जिससे क्या हुआ कि देश में मुद्रास्फीति जैसे हालात बन गए और लोगों का अपने मुद्रा से पर से विश्वास हट गया। तो बाद में मुद्रा नालियों में गिरे हुए ऐसे मिल रहे थे, तो वेनेजुएला ने ऐसा किया था। तो ये रहा हाइपर इन्फ्लेशन। अब हम लोग देखेंगे फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, ये क्या है? तो ये है आखिर हमारे देश में, आखिर भारत देश में सरकार कैसे डिसाइड करती है कि इन्फ्लेशन अभी क्या चल रहा है या कितना चल रहा है या कितना होना चाहिए। तो इस चीज़ को मापने के लिए सरकार ने एक लचीली मुद्रास्फीति लक्षित ढांचा बनाया है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, FITF। ठीक है, और ये क्या है, ये 5 वर्ष के लिए, हर 5 वर्ष के लिए होता है। 2016 से ही सरकार भारत में मुद्रास्फीति की एक दर RBI के सजेशन से निर्धारित करता है कि इन्फ्लेशन की इतनी रेट होनी चाहिए, और जो इतना रेट है वही ठीक है इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए। तो ये जो है 2016 से 21 और 2021 से 26, ठीक है। अब जो है वो इन्फ्लेशन कितनी अच्छी है, इन्फ्लेशन है तो अच्छी। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमारे देश में रोज़गार बढ़ रहे हैं, रोज़गार बढ़ रहा है तो आय बढ़ रहा है, आय बढ़ रहा है तो जीवन स्तर बढ़ रहा है लोगों का। पर ये कितना ठीक है, कितना बढ़ना इसका ठीक है हमारे लिए। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, वो है 4 ± 2%, मतलब कि 2 से लेके 6% तक। अगर 2 से लेके 6% तक इन्फ्लेशन हो रही है, इसका मतलब कि ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो ठीक नहीं है। इससे ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई को कम करना होगा। अब भारत सरकार ने इसे 2015 से अपनाया है, ठीक है, और ये 2016 से लागू किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, 4 ± 2% इन्फ्लेशन जो है वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 2 से 6%, 4% ± 2%, ठीक है। अब देखते हैं हम मुद्रास्फीति के प्रकार, कारणों के आधार पे। ये कारणों के आधार पे, तो कारणों के आधार पे 2 तरह की मुद्रास्फीति है, एक है मांग जनित और दूसरी है लागत जनित। अब है पहली मांग जनित। मांग कौन करेगा? कंज्यूमर, उपभोक्ता, ठीक है। तो मांग जनित जो मुद्रास्फीति है ना, ये उपभोक्ता से संबंध रखता है, और जो लागत जनित है ना, ये उत्पादन से संबंध रखता है।
पहले हम लोग मांग जनित देख लेते हैं, फिर हम लोग उत्पादन देखेंगे, लागत जनित। मांग जनित क्या है कि उपभोक्ता करता है, और उपभोक्ता क्यों करता है? क्योंकि उपभोक्ता के जेब में पैसा ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है। जब मनी सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, जब डिमांड ज़्यादा है तो उपभोक्ता डिमांड करेगा, तो उपभोक्ता की जो डिमांड है वो बढ़ गई, तो उपभोक्ता की डिमांड बढ़ गई, इसलिए मांग जनित मुद्रास्फीति पैदा हो गई। क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा लोग मांग कर रहे हैं, जब मांग कर रहे हैं तो वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, ठीक है। जब वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है तो इससे मांग जनित मुद्रास्फीति पैदा होगी। अब जब हम लोग लागत जनित मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं तो लागत जनित, लागत कौन लगाएगा? जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है। अब प्रोड्यूसर जो लागत जनित मुद्रास्फीति कैसे पैदा होगी? क्योंकि ये कह रहा है कि उत्पादन के साधन जो है ये महंगे हो गए, उत्पादन के साधन महंगे हो गए। अब आप लोगों ने जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप लोग पहले पार्ट को जाके देखिए। उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं? उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं? उत्पादन के साधन होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी तथा संगठन, ठीक है। अगर ये चारों चीज़ें महंगी कर दी जाए, ठीक है, वो प्रोड्यूसर जिस ज़मीन पर अपना फैक्ट्री लगाया है अगर उस ज़मीन का रेंट बढ़ा दिया जाए, लेबर श्रम अपनी अगर मजदूरी बढ़ा लें, ठीक है, तो पूंजी अगर उसकी खर्चे बढ़ गए, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज़्यादा लीज देना पड़ रहा है, ज़्यादा पैसे देना पड़ रहा है, बिजली का बिल देना पड़ रहा है, ऐसे जब इनकी जो संसाधन है ना, जो उत्पादन के जो साधन है, अगर इनकी कीमतों में वृद्धि होगी तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी, वो महंगे बिकेंगे, ठीक है। तो जब उत्पादन के साधन की कीमतें बढ़ेगी तो जो लागत है, लागत भी बढ़ेगी। तो जब लागत बढ़ जाएगी, जब महंगा हो जाएगा वो सामान, तो बाज़ार में कौन लेगा? तो जब महंगा हो जाएगा तो बाज़ार में जो सप्लाई है वो घट जाएगी, क्योंकि वो चीज़ महंगा हो गया। महंगा इसलिए हो गया क्योंकि जो उत्पादन के साधन थे ना ये बढ़ गए। तो ये देखेंगे, ग्राफ को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले ग्राफ से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, और उसके बाद, क्योंकि अभी ग्राफ समझ नहीं आएगा। हाँ, ग्राफ में आप इतना समझ सकते हैं कि जो डिमांड का कर्व होता है ना, जो डिमांड का कर्व होता है वो ऐसे होता है, ये डिमांड का कर्व है अपना, ठीक है, और सप्लाई का कर्व ऐसे होता है, ठीक है। ये सप्लाई का कर्व है, ये डिमांड का कर्व है। तो अभी हम लोग देख लेंगे। अभी आइए, मांग जनित मुद्रास्फीति जो है वो कैसे बढ़ती है, किन किन कारणों से बढ़ती है, अभी हम लोग ये देखेंगे। मांग जनित, जैसे कि ये करता है कंज्यूमर, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता करता है तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, मुद्रा की अगर आपूर्ति में वृद्धि हो गई, अगर देश में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो मांग जनित मुद्रास्फीति की तरफ ले जाएगी वो। अब दूसरा है सरकारी व्यय में वृद्धि। अगर सरकार आवश्यकता से अधिक खर्च कर दे, सरकार ज़्यादा खर्च कर दे, सरकार लोक कल्याण का काम कर दे, पेंशन दे दे, लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट दे दे, ऐसे करके, तो जो सरकार के जो खर्चे हैं अगर वो बढ़ा दें तो बढ़ाने से क्या होगा कि सरकार बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार दे रही है, रोजगार देने से लोगों को जेब में पैसा आ रहा है। तो ऐसे करने से जो है सरकार अपने खर्चे जब बढ़ा देती है तो इससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति है वो अचानक से बढ़ जाती है। तो जब वो बढ़ जाती है तो लोग ज़्यादा मांग करते हैं, और जब लोग ज़्यादा मांग करेंगे तो वो भी मांग जनित मुद्रास्फीति की तरफ ले जाएगा। तीसरा है रुपए का मूल्य ह्रास, ठीक है, मुद्रा का मूल्य ह्रास। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मुद्रा का मूल्य ह्रास, जैसे पहले $1 बराबर 50 रुपये, पहले $1 बराबर 50 रुपये था और अब $1 बराबर 70 रुपये हुआ। तो यहाँ पर जो है वो मुद्रा का मूल्य ह्रास देखने को मिलता है। कैसे? क्योंकि पहले $1 का मतलब 50 रुपये था। $1 अगर कोई हमको देता था तो बदले में मुझे 50 रुपये देना होता था, पर अब उसको $1 के बजाय मुझे 70 रुपये देने पड़ रहे हैं। जब $1 पहले 50 रुपये की वैल्यू थी, ठीक है,
और अब उस $1 की वैल्यू हमारे इंडियन 70 रुपये के बराबर हो गई। तो 70 रुपये के बराबर हो गई मतलब कि हमारी जो मुद्रा की वैल्यू है वो घट गई। जब घट गई ना मुद्रा की वैल्यू, तो जब मुद्रा का मूल्य ह्रास होगा तो वो मांग जनित मुद्रास्फीति की तरफ ले जाएगा। ठीक है, क्यों ले जाएगा? क्योंकि अब देखिए, जैसे ही मुद्रा के मूल्य ह्रास में भारतीय जो निर्यात में होती है उसमें वृद्धि होती है कि जब मुद्रा का ह्रास होगा तो $1 बराबर जब मुद्रा का ह्रास होगा तो विदेश में क्या होंगे, विदेश के लोग डिमांड करेंगे इंडिया से ज़्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि जब मुद्रा का मूल्य ह्रास हुआ है तो मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है, वो घट गई है। तो पहले कोई मशीन मिलती थी 1 लाख में, ठीक है, 1 लाख में। जैसे मान लीजिए कि $2000 में पहले कोई मशीन मिलती थी। विदेश अगर भारत से कोई मशीन खरीदता था तो पहले $2000 में मिलती थी, ठीक है। और अब क्या हुआ कि देश में मूल्य ह्रास की वजह से अब वो मशीन जो है वो $1400 में ही मिल रहा है। तो इसको तो सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, ये सस्ता पड़ रहा है तो ये और मशीनें खरीदेगा इंडिया से। ये तो देखेगा ना कि पहले $2000 का पड़ रहा था, अब $1400 का पड़ रहा है, तो ये और ज़्यादा खरीदेगा। जब और ज़्यादा मशीनें खरीदेगा तो जो विदेशी पैसे हैं वो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पहुँचेंगे। जब बहुत ज़्यादा पैसे पहुँचेंगे तो वो लोगों के जेब में पैसे को बढ़ाएंगे। जब पैसे को बढ़ाएंगे तो फिर वो मांग जनित मुद्रास्फीति पैदा करेगा, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ाएगा। अब आता है बचत में कमी। जब बचत में कमी होगा इसका मतलब कि व्यय ज़्यादा होगा। जब बचत में कमी होगा इसका मतलब कि व्यय ज़्यादा होगा। तो जब व्यय ज़्यादा होगा तो आय कम होगा। तो इससे जब व्यय ज़्यादा होगा तो भी मांग जनित मुद्रास्फीति बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के खर्चे बढ़ गए क्योंकि डिमांड बढ़ गई। जनसंख्या में वृद्धि होती है तो डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो भी मांग जनित मुद्रास्फीति बढ़ेगी। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, ठीक है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दें ऐसी हालत में जो विदेशी मुद्रा होती है, जो विदेशी मुद्रा आती है उसमें अगर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी तो लोगों के जेब में ज़्यादा पैसा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब रुपए का मूल्य ह्रास होता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, होगा कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा के भंडार हैं वो बढ़ जाएंगे। जब बढ़ जाएंगे तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। जब हम डिमांड ज़्यादा करेंगे तो मांग जनित मुद्रास्फीति होगी। राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण, राजकोषीय प्रोत्साहन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे कि जब सरकार बजट के अलावा कुछ अतिरिक्त मुद्रा का आवंटन कर दे, जैसे कि हमारे कोविड वाले फेज में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया था कि 20 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय प्रोत्साहन दिया था। तो इससे क्या हुआ कि देश में इन्फ्लेशन जैसी स्थिति जो है, मांग जनित मुद्रास्फीति पैदा हो गई। और इसे जब उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए दिया था, अचानक से इस अर्थव्यवस्था में इंजेक्ट किया 20 लाख करोड़ रुपए, तो इसे कहते हैं हम लोग हेलीकॉप्टर मनी, ठीक है, हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं कि जब देश मंदी से जूझ रही हो, ठीक है, जब मंदी से जूझ रही हो, लोगों की डिमांड बिल्कुल ही ना के बराबर है, तब क्या करती है सरकार कि सरकार लोगों की डिमांड बढ़ाने के लिए वो मनी सप्लाई को बढ़ाती है। तो इसमें क्या किया था कि कोविड-19 वाले के पहले चरण में निर्मला सीतारमण जी ने 20 लाख करोड़ दिया था, जिसे हेलीकॉप्टर मुद्रा भी कहते हैं, हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। अब देखिए, कर दरों में गिरावट, प्रत्यक्ष कर। इसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर तो वो है जैसे आप कमाते हैं, आपके घर में कोई कमाता है तो वो इनकम टैक्स देता होगा, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वो है जैसे जो वस्तुओं और सेवाओं पे लग जाती है। जैसे आप बाज़ार से कुछ खरीदते हैं तो उस पर GST लगती है, CGST लगती है, SGST लगती है। तो ये सब है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जो है वो उत्पादकों पर लगती है, ठीक है, पर प्रत्यक्ष कर इंडिविजुअल पे लगती है, आपके ऊपर।
तो कर दरों में अगर गिरावट कर दी जाए, अगर सरकार अपने टैक्स को कम कर दे, सरकार अगर अपने टैक्स को कम कर दे तो इससे क्या होगा कि लोगों के जेब में ज़्यादा पैसा होगा, क्योंकि लोग सरकार को टैक्स देंगे नहीं, बहुत कम सरकार ने टैक्स कर दिया। तो जब लोगों के जेब में ज़्यादा पैसा होगा तो लोग डिमांड करेंगे, जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो है वो मांग जनित मुद्रास्फीति होगी। आयकर यदि प्रत्यक्ष कर, हाँ, ये वही चीज़ है। अब देखिए काला धन एवं नकली मुद्रा। जब हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी सिस्टम में, जब हमारे अपने करेंसी के साथ साथ फेक करेंसी या डुप्लीकेट करेंसी जब चलती है, जब फेक या ब्लैक मनी या डुप्लीकेट करेंसी जब वो भी चलती है, तो लोग क्या करते हैं कि आय की घोषणा नहीं हो पाती है इसमें। सपोज आप कमा रहे हैं और आपको सैलरी जो है वो कैश के रूप में मिल रही है, और आप उस कैश को जब बैंक में ले जाकर जमा करेंगे, जब आप उस कैश को बैंक में ले जाकर जमा करेंगे, इसका मतलब कि आप उस बैंक को में जमा कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप बैंक को बता रहे हैं कि ये जो कैश है ये मेरी सैलरी है, ये मेरी सैलरी है। पर क्या होगा अगर आप उस कैश को इस बैंक में जमा न करने के बजाय किसी दूसरे रिलेटिव के खाते में आप जमा कर दें, ठीक है, दूसरे रिलेटिव के खाते में जमा कर दें, तो इससे क्या होता है कि आप बैंक को बताना नहीं चाहते हैं कि हाँ मेरी ये कमाई है, तो यदि घोषणा ना करें तो फिर क्योंकि उस पर आप टैक्स नहीं देना चाहते, इसलिए आप उस मनी को छुपा रहे हैं, तो उसे कहते हैं काला धन। ठीक है, काला धन असल में वही है कि जिस धन पे आप सरकार को टैक्स नहीं देना चाहते, सरकार को टैक्स नहीं दिए, वो ब्लैक मनी है, वो काला धन है। तो ऐसी जो है वो धन वो हमारे देश में समानांतर अर्थव्यवस्था क्रिएट करती है, पैरेलल इकोनॉमी की। एक अपनी रियल करेंसी चल रही है और एक उसके साथ साथ ही फेक करेंसी भी चल रही है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने जो है वो नोटबंदी करी थी। सरकार ने नोटबंदी करी थी 2016 में, 500 और 1000 के नोट बंद किए थे, और ये रातों रात नहीं हो गया था। इसके पीछे सरकार पिछले 2 सालों से काम कर रही थी, और इसलिए क्योंकि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार और भूटान के ज़रिए बहुत सारे फेक करेंसी सप्लाई किए जा रहे थे, तो इसलिए सरकार को ये कदम उठाना पड़ा नोटबंदी का। तो इसलिए अब एक और आता है घाटे का वित्त पोषण। घाटे का वित्त, अगर घाटे का वित्त पोषण, देखिए नाम से ही लग रहा है घाटा हुआ है सरकार को, अब उसका वित्त पोषण करेगी। ठीक है, अब घाटा हुआ है सरकार को, अगर उसका वित्त पोषण करेगी तो वित्त पोषण करने के सरकार के पास 2 तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है कि वो नोट की छपाई कर दे, नोट छपाई कर दे। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि वो नोटों की छपाई कर दे, और दूसरा तरीका ये है कि वो ऋण ले ले किसी से, वो ऋण लेके इस घाटे का वित्त पोषण कर सकती है, किसी से ऋण लेके, या फिर नोट की छपाई करके इसका वित्त पोषण कर सकती है। तो अगर ऐसा कर दे, अगर सरकार अपने घाटे का वित्त पोषण कर दे, नोट छाप के कर दे, तो भी देश में क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर किसी से ऋण लेके कर दे तो भी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इसे अब ये हो गया हमारा घाटे का वित्त पोषण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लागत जनित मुद्रास्फीति। ये थी इतनी मांग जनित मुद्रास्फीति, और यह है लागत जनित मुद्रास्फीति। तो अब हम लोग देखेंगे लागत जनित मुद्रास्फीति, जिसमें उत्पादन के साधन के बढ़ने से प्रोड्यूसर क्या करते हैं, अपनी कीमतों को बढ़ा देते हैं। जब कीमतों को बढ़ा देते हैं वो, तो फिर इनकी सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि इनके सामान महंगे बिकते हैं। अब है लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो लागत जनित नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो सामान प्रोड्यूसर उत्पादन कर रहे हैं, जो उत्पादन है इनका, उस पे जो लगने वाले लागत हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है, इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि उत्पादन के जो साधन हैं वो साधन बढ़ गए हैं। और उत्पादन के साधन क्या होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, ये हमारे उत्पादन के लागत होते हैं। पहले वीडियो में हमने पूरे डिटेल से बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो जब
इनकी उत्पादन की साधनों की जब कीमतें बढ़ जाती है, जब कीमतें बढ़ जाएगी तो उसके वजह से देश में लागत जनित मुद्रास्फीति पैदा होगी। अब लागत जनित मुद्रास्फीति कैसे कैसे पैदा होगी, आइए देखते हैं। पहला है कि उत्पादन के कारकों की कीमतें बढ़ा के, उत्पादन के कारक अभी मैंने बताया कि जब भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन किसी भी कारकों की कीमत में वृद्धि होती है तो वहाँ से लागत जनित मुद्रास्फीति पैदा होगी। दूसरा है दोषपूर्ण आपूर्ति या फिर बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, संरचनात्मक कोई त्रुटि आ जाती है तो उसे कहते हैं हम लोग दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला या बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक है, जैसे आप लोग मान लीजिए कि टमाटर का भरा ट्रक है और वो बारिश होने के वजह से मंडी में नहीं पहुंच पाया तो मंडी में जो पहले से स्टॉक्स थे टमाटर के थोड़े बहुत, तो क्योंकि ये टमाटर तो पहुंच नहीं पाया क्योंकि बीच में बारिश होगी तो रास्ता बाधित हो गया। जब रास्ता बाधित हो गया तो ये टमाटर इस मंडी में नहीं पहुंच पाया। जब इस मंडी में नहीं पहुंच पाया तो पहले के जो स्टॉक्स थे वो कम हो गए। जब स्टॉक्स कम हो गए और बाज़ार में डिमांड उतनी ही है, जब डिमांड उतनी ही है तो ये क्या कम करेंगे कि स्टॉक्स के जो दाम है वो हाई करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से होती है, तो इसे कहते हैं हम लोग बॉटल नेक इफेक्ट, कि जब हमारी संरचना में कोई दिक्कत आती है तो बॉटल नेक या स्ट्रक्चरल। ठीक है, बुनियादी ढांचे का अभाव, जैसे कि पर्याप्त बिजली ना होना, पर्याप्त बिजली अगर नहीं हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रही है ठीक से, तो उससे होती है। ख़राब सड़कें, रोड ख़राब है, जो उनका प्रोडक्शन है, जो भी उनका माल है वो नहीं पहुंच रहा है उस बाज़ार तक जहां से डिमांड पूरी की जा सके, तो भी होता है। ठीक है, भंडारण की सुविधा का अभाव होना या आपूर्ति संबंधित समस्या संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहलाता है। तो ये होगी। अब एक और है उच्च मजदूरी करें। ठीक है, उच्च मजदूरी करें। यदि मजदूरी दर अधिक होती है जिसके कारण उत्पादन की लागत वृद्धि होती है। अगर आपको पता है उत्पादन के साधन में एक साधन आता है श्रम। अगर लेबर अपनी मजदूरी जो है वो ज़्यादा मांगे तो जो कंपनी के उत्पादन करता है उनको ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ रही है उस सामान को बनाने के लिए, उस वस्तु को बनाने के लिए। तो जब ज़्यादा पे करेंगे, जब मज़दूरों को ज़्यादा मजदूरी देंगे तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। तो अगर उच्च मजदूरी हम लोग दे रहे हैं तो उससे हमारी मांग जनित मुद्रास्फीति बढ़ती है। अब हम लोग आगे देखते हैं होर्डिंग या स्पेकुलेशन, मतलब जमाखोरी या सट्टेबाजी। ठीक है, जमाखोरी या सट्टेबाजी ये जानबूझकर किया जाता है। ठीक है, ये जानबूझकर किया जाता है कि जैसे बाज़ार में चीज़ें उत्पादित हो रही है और मार्केट तक पहुंच रही है। अब क्या करते हैं कि कुछ जो जमाखोर होते हैं वो सामान को अपने पास जमा कर लेते हैं, अपने पास स्टॉक्स रख लेते हैं इसलिए कि जब बाज़ार में स्टॉक्स की कमी हो जाएगी और डिमांड लगातार बनी रहेगी तो ये अपने स्टॉक्स को बाद में मार्केट में ले जाके ज़्यादा दामों पर बेचेंगे। ठीक है, ज़्यादा दामों पर बेचेंगे। तो ये जानबूझकर पैदा की गई मुद्रास्फीति है, तो इसे कहते हैं होर्डिंग या स्पेकुलेशन। अब है इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने अभी ऊपर बताया था थोड़ी देर पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो एक उत्पादनकर्ता देता है, जैसे GST, CGST, SGST जो भी है तो उस पे देता है। वो क्या होता है GST वगैरह ये सब हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। तो अप्रत्यक्ष कर में अगर सरकार वृद्धि कर दे तो प्रोड्यूसर को उस प्रोडक्ट पे सरकार को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। जब ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो फिर उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो फिर वो हमें ले जाएगी लागत जनित मुद्रास्फीति की तरफ खींच के। ठीक है, मुद्रा का मूल्य ह्रास होगी तो भी होगा, ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि कर दें तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बाधित होगा, वो महंगे हो जाएंगे। ठीक है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो वो
वो लागत जनित मुद्रास्फीति की तरफ खींच के ले जाएगा, क्योंकि माल जो है, सामान जो है, फैक्ट्रियों के सामान वो बाई ट्रांसपोर्ट ही तो एक से दूसरे जगह जाएगा। तो जब तेल की दामों में वृद्धि हो जाएगी तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। जब ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा तो फिर वो कोस्ट कहाँ जाएगा, वो कोस्ट उसी पे लग के आएगा। तो फिर इस तरह से प्रोडक्शन कोस्ट हमारी बढ़ जाएगी। तो एक ये कारक है। अब आता है आयातित मुद्रास्फीति, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, उतनी ज़रूरी नहीं है पर आप लोग बस पढ़ लीजिए इसको। यदि मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है या फिर आयात महंगे हो जाते हैं, जिसके कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, तो इसे आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। एक और है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सबसे क्या ये है, आप देख लीजिए, बिल्ट इन या वेज प्राइस इन्फ्लेशन, निर्मित मुद्रास्फीति या मजदूरी मिल। ये क्या होता है कि जब कोई मजदूर काम कर रहा है, ठीक है, कोई मजदूर कहीं भी काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय कहीं भी काम कर रहा है, और जब बाज़ार में महंगाई बढ़ती है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ता है, जब महंगाई बढ़ेगा तो उससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी। जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी तो मज़दूर क्या करेंगे, मज़दूर डिमांड करेंगे कि भाई कीमत बढ़ गई है, हमारी मजदूरी बढ़ाओ। ठीक है, तो जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे मजदूरी बढ़ेगी। फिर मजदूरी चल रही है, फिर कीमत बढ़ी, फिर मजदूरी बढ़ेगी, फिर से कीमत बढ़ेगी, फिर मजदूरी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कीमत बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी, इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, ये आपस में अंदर ही अंदर। तो इसी को कहते हैं बिल्ट इन या वेज प्राइस इन्फ्लेशन। तो ये स्पाइरल होता है, ये स्पाइरल ऐसा होता है, ये इसे स्पाइरल मुद्रास्फीति भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की मुद्रास्फीति में मांग जनित, लागत जनित दोनों की विशेषताएं दिखती है। क्योंकि जो कीमतें इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लागत के साधन बढ़ रहे हैं, उत्पादन के साधन बढ़ रहे हैं, तो इसलिए मजदूरी बढ़ रही है। मजदूरी है मांग जनित। ठीक है, उसी तरह से ये लगातार चलते जाता है। तो ये रहा। अब हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति दो तरह के, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन। और यहाँ से तो इतने सवाल आए हैं ना, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन से आप सोच भी नहीं सकते। अलग अलग एग्जाम्स में कितने सवाल आए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो आइए, बस एक नज़र में, कुछ नहीं करना है, बस पढ़ लेना है, समझ जाएंगे आप। मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रास्फीति एक है हेडलाइन मुद्रास्फीति और एक है कोर मुद्रास्फीति। हिंदी में भी ऐसे ही होता है, कोर या फिर मूलभूत। हेडलाइन मुद्रास्फीति वैसी मुद्रास्फीति जिसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं का मापन करते हैं। ठीक है, इसमें सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मापन करते हैं। लेकिन जब हम कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इसमें हम सभी वस्तुओं और सेवाओं की तो बात करते ही हैं, प्लस इसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं की तो बात करते ही है, माइनस जो है उसमें ईंधन पदार्थों को छोड़कर और खाद्य पदार्थ को ठीक है, ईंधन और खाद्य पदार्थों को छोड़कर, ईंधन और खाद्य पदार्थों को छोड़कर, जिसका नोट से उसने गलती लिखा है, तो ईंधन और खाद्य पदार्थों को छोड़कर इसे कहते हैं हम लोग कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, तो इसमें हम मापन करते हैं सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का, इसमें खाद्य और ईंधन छोड़कर। खाद्य और ईंधन क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि इनकी जो कीमतें हैं वो अधिक परिवर्तनशील होती है। अब बताइए, जब अधिक परिवर्तनशील है तो इससे एक्चुअली इन्फ्लेशन निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। हर बारी उस इन्फ्लेशन में कोई ना कोई त्रुटि हो जाएगी। तो इसलिए इनकी कीमतें इतनी परिवर्तनशील होती है, ठीक है, इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है, कोर इन्फ्लेशन इनको हटा के निकाला जाता है। पर जब हम लोग बात करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन की तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में ऐसा नहीं है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम सबकी कीमतों को देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेडलाइन और ये है कोर इन्फ्लेशन। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, जब मुद्रास्फीति का मापन करते हैं तब सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों का मापन करते हैं, लेकिन खाद्य एवं ईंधन पदार्थों की कीमतों को छोड़कर। ठीक है,
हेडलाइन में क्या है, मुद्रास्फीति का जब मापन करते हैं तब सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मापन करते हैं खाद्य एवं ईंधन पदार्थों की कीमतों का भी, लेकिन कीमत परिवर्तनीय होते हैं। इसमें हेडलाइन जो है ये कीमत परिवर्तनीय होते हैं। मूलभूत जो है इसमें से हम खाद्य पदार्थ और ईंधन को निकाल देते हैं। बस आपसे सवाल में इतना ही पूछेगा, कोर इन्फ्लेशन में कौन कौन से नहीं आते हैं, कोर इन्फ्लेशन में क्या आता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या नहीं आता है, यही सब पूछेगा। अब एक और टर्म है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन जब अर्थव्यवस्था में कुछ वस्तुएं, देखिए जब 2-4 वस्तुएं, 10 वस्तुएं, कुछ वस्तुओं के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं तथा कुछ वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमतें घट रहे हैं, एक साथ हो रहा है। कुछ वस्तुएं एवं सेवाओं के दाम बढ़ रहे हैं तथा कुछ वस्तुएं एवं सेवाओं के दाम घट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम लोग स्क्यूफ्लेशन। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक और है श्रिंकफ्लेशन, सिकुड़ती हुई मुद्रास्फीति। श्रिंकफ्लेशन का मतलब आप यूँ समझिए कि पहले भी पार्ले जी का बिस्किट मिलता था, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि ये पार्ले जी का बिस्किट है, पहले भी पार्ले जी का बिस्किट मिलता था हमें और आज भी पार्ले जी का बिस्किट मिलता है। तो कीमत सपोज पहले भी 10 का मिलता है, आज भी 10 का मिलता है, तो कीमत तो सेम रही, समय के साथ कीमत तो इनकी आज भी उतनी है, पर क्या किया गया, इसके पैकेट की जो साइज़ है ना, जो इसके पैकेट की साइज़ है उसको छोटा कर दिया गया, इसके पैकेट की साइज़ को छोटा कर दिया गया, इसके पैकेट के अंदर बिस्किट की क्वांटिटी को कम कर दिया गया, ठीक है। तो एक तरह से श्रिंक कर दिया गया, सिकुड़ दिया गया उसको, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग श्रिंकफ्लेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फिलिप्स कर्व। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलिप्स कर्व, यहाँ से इतने सवाल आए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कितने एग्जाम्स में आए हैं। एसएससी लेवल, CHSL और CGL लेवल के एग्ज़ाम में तो पूछना ही नहीं है, कितने सारे एग्जाम आए, कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से। फिलिप्स वक्र स्टेट PCS लेवल से भी आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन किया हुआ है। तो फिलिप्स वक्र, फिलिप्स कर्व हमें क्या बताता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिलिप्स कर्व हमें एक ही चीज़ बताता है और वो होती है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध। और ये संबंध कैसी बताती है, तो नकारात्मक, ठीक है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच ये हमें संबंध बताती है, और ये संबंध कैसी बताती है, तो ये संबंध बताती है हमें नकारात्मक, ठीक है। अब ये नकारात्मक कैसे बताती है, ये हम लोग आइए देखते हैं। A.W. फिलिप के अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच नकारात्मक संबंध अल्पकालीन समय में देखा जाता है, ठीक है, अल्पकालीन समय में ही देखा जाता है। लेकिन जब ये इन्फ्लेशन दीर्घकालीन बनी रहती है तो फिर उसका मुद्रास्फीति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये फिलिप कर्व, ये बस यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे कि इसका बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच कैसा संबंध है, तो नकारात्मक संबंध है। नकारात्मक, जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। देखिए अब जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, नकारात्मक है ना। मुद्रास्फीति जब बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी मतलब कि रोजगार ज़्यादा होगा, बेरोजगारी घटेगी इसका मतलब रोजगार ज़्यादा होगा ना, तो मुद्रास्फीति ज़्यादा तो रोजगार ज़्यादा, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। पर फिलिप कर्व हमें ये बताता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखिए स्टैगफ्लेशन, मुद्रास्फीति जनित मंदी। अब क्या होता है कि यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन जैसे स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है, और यहाँ पे हमें देखने को मिलती है मंदी, और ये बीच का जो है यहाँ है हमारा रिसेशन, ठीक है, यहाँ है हमारा रिसेशन। अब जो इन्फ्लेशन है और जो रिसेशन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आता है, एक ये पॉइंट आता है जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। और स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि मंदी तो होती है, मंदी साथ में होती है, ठीक है, और सामान्य जो कीमत स्तर है उसमें वृद्धि होती है। हमारा इन्फ्लेशन भी साथ में होता है, इन्फ्लेशन भी है और मंदी भी चल रही होती है।
तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन। जैसा कि देखिए मुद्रास्फीति एवं मंदी एक साथ हो या जब सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो। जब सामान्य कीमत स्तर मतलब देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो लेकिन रोजगार कम हो मतलब कि बेरोजगारी ज़्यादा हो। ठीक है, रोजगार कम हो मतलब कि बेरोजगारी ज़्यादा होगा। तो जब सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होगा मतलब कि इन्फ्लेशन में वृद्धि होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। या जब सामान्य कीमत स्तर एवं बेरोजगारी दोनों में वृद्धि होगा। देखिए दूसरा और तीसरा कंफ्यूज नहीं होना है। जब सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होगा लेकिन रोजगार कम होगा, और यहाँ है बेरोजगारी, ठीक है, में वृद्धि होगी, बेरोजगारी में वृद्धि होगी मतलब सामान्य कीमत स्तर में बेरोजगारी दोनों में वृद्धि होगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी इसका मतलब कि लोगों की जो रोजगार है वो कम होंगे। जब सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होगी तथा अधिक लेकिन आर्थिक वृद्धि दर कम होगी। ये जब स्टैगफ्लेशन की अवस्था आएगी तो ये चार चीज़ें होगी, चारों एक ही चीज़ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर थोड़ा टेक्निकल बनाने की कोशिश करेगा। अब हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति को मापने की विधियाँ। मुद्रास्फीति को कैसे मापते हैं हम, कोई तो तरीका होगा अपने पास जिससे हम इन्फ्लेशन को मापें, जो कि 2 प्लस माइनस जो 4% की इन्फ्लेशन है जो RBI ने बनाया है, तो उसको मापने के जो तरीके हैं वो हम लोग देखेंगे। तो हाँ, उसमें पहला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, दूसरा है होलसेल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक WPI, और तीसरा है GDP डिफ्लेटर। इसको हम लोग आगे देखेंगे, आगे के चैप्टर में जब हम लोग मनी पढ़ेंगे तो मनी वाले पार्ट में हम लोग इसको देखेंगे GDP डिफ्लेटर को। अभी हम लोग बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। ये क्या कहता है कि यह संपूर्ण भारत में खुदरा मूल्यों में परिवर्तन का मापन करता है। क्या कह रहा है, खुदरा मूल्यों में, रिटेल में, अर्थात यह उपभोक्ता के लिए मुद्रास्फीति का मापन करता है। यह मापन किसके लिए करता है, उपभोक्ता के लिए। ठीक है, उसी तरह से जो होलसेल वाला है, थोक कीमत सूचकांक है, ये उत्पादक के लिए करता है, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो अब आइए CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सबसे पहले हम लोग इसको निपटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे थोक कीमत सूचकांक को। तो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इंडेक्स का मतलब आइए आगे देखते हैं। तो CPI के जो है वो प्रकार, ठीक है, CPI के प्रकार, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के प्रकार। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जब एक पूरे वित्तीय वर्ष में, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, जब हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि वृद्धि हो रही है या ग्रोथ हो रहा है, तो इसे हम लोग एक इंडेक्स के माध्यम से, एक सूचकांक, ठीक है, सूचकांक बनाते हैं और देखते हैं कि ये जो है वो वृद्धि हो रही है या नहीं, तो उसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स सूचकांक। तो ये डेटा पे होता है, डेटा बेस्ड होता है। तो CPI के प्रकार हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 1986-87 में CPI के 2 प्रकार थे, एक था ग्रामीण और दूसरा था कृषि। ठीक है, तो ग्रामीण जो है, नहीं सॉरी, हाँ, CPI 1986-87 में, जो 1986-87 में ग्रामीण श्रमिक, क्योंकि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है तो ये बस उपभोक्ता के खुदरा को देखता है, तो इसको देखता था श्रम ब्यूरो, ठीक है, लेबर ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय देखा करता था। और CPI जो कृषि श्रमिक हैं, ग्रामीण कृषि श्रमिक हैं, इनको देखा करता था श्रम और रोजगार मंत्रालय, दोनों को। पर ये आपको बता दें कि ये होता है मासिक, जो CPI है ये मासिक होता है, ये हर 30 दिन पे, हर मंथली होता है।
सीपीआई जो औद्योगिक श्रमिक हैं, गांव में तो काम करते ही हैं, पर जो उद्योगों में काम करते हैं वो 2016 से श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय देखता है इनका। पर क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो उसका मतलब है कि वो संयुक्त पूछ रहा है, ग्रामीण और शहरी संयुक्त पूछ रहा है। तो सीपीआई ग्रामीण और शहरी दोनों पूछ रहा है, संयुक्त पूछ रहा है। और इसको कौन देखता है? 2012 सीपीआई का बेस ईयर है, ठीक है। वहाँ से जहाँ से हम लोग सीपीआई का मापन करते हैं तो वो बेस ईयर है सीपीआई का। तो इसको देखता है एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ देखता है। या फिर अब हम लोग देखते हैं सीपीआई में मापे जाने वाले मदों की संख्या। आखिर हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ये हम निकालते कैसे हैं वो हम लोग देखेंगे। तो आखिर हमें कैसे पता कि देश में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, कितनी सेवाएं दी जा रही है, हमें कैसे पता है? तो हमारे पास आंकड़े हैं। हमारे पास आंकड़े इसलिए हैं क्योंकि सीपीआई में मापे जाने वाले जो मदों की संख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दो अलग अलग हैं। जैसे एक टोकरी बना लिया ग्रामीण क्षेत्र के लिए और एक बना लिया शहरी क्षेत्र के लिए। पहले हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सीपीआई का मापन कैसे करेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। तो सीपीआई में टोटल क्या किया कि 448 वस्तुओं को लिया और जो ग्रामीण शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर लिया 460 वस्तुओं को। ग्रामीण में 448 तथा शहरी में 460 वस्तुओं एवं सेवाओं को लेके ये क्या करता है, इंडेक्स निकाल लेता है, ठीक है। अब क्या करता है, 448 जो वस्तुओं एवं सेवाएं हैं इसको भी अलग अलग पार्ट में ऐसे बांट दिया, इस टोकरी में अलग अलग खाँचों में बांट दिया, यहाँ पे ऐसे 460 है तो इसको अलग अलग खाँचों में बांट दिया। अब जब ग्रामीण की बात करते हैं तो 448 और शहरी में 460, इस दोनों में सबसे ज़्यादा वेटेज है किसका? सबसे ज़्यादा वेटेज आखिर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सीपीआई का मापन हम लोग करते हैं? तो सबसे ज़्यादा वेटेज बनाते हैं खाद्य और पेय पदार्थ, 45% का वेटेज बनाते हैं अकेले खाद्य और पेय पदार्थ। दूसरा है पान टोबैको तथा इंटॉक्सिकेंट, ये 2 से 2.38% बनाते हैं। तीसरा है कपड़े एवं जूते चप्पल, ये 6.53% बनाते हैं। डेटा है, फैक्ट है आपको देखने। आवास जो है वो 10% बनाते हैं। ईंधन एवं प्रकाश मिश्रित है, ईंधन एवं प्रकाश जो है ये 6% बनाते हैं। तथा मिसलेनियस ये बनाते हैं 28.32%। तो ये बना के ये इस टोकरी में खाँचे हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पे खाद्य एवं पेय पदार्थ, पान, तंबाकू, आवास, कपड़े, ऐसे करके जब ये सबको जोड़ते हैं, सबको एनालाइज करते हैं, तो फिर ये उस बेसिस पे सीपीआई का मापन करते हैं। तो ये हो गया सीपीआई के मापन के तरीके। आइए ग्रामीण और शहरी स्तर पर आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग WPI, ठीक है। सीपीआई बहुत दिमाग लगाने वाला नहीं है, सेम उसी तरह से है WPI कि हम लोग होलसेल का जो प्राइस है उसका इंडेक्स कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं। तो भारत में थोक कीमतों की परिवर्तन का मापन करता है, या पूरे देश भर में जितनी भी होलसेल प्राइस है सबके कीमतों का मापन करता है। अर्थात थोक विक्रेताओं उत्पादकों के लिए मुद्रास्फीति मापता है। भारत में WPI का जो मापन है वो करता है डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT ये करता है, ठीक है। एवं आंतरिक व्यापार ट्रेड करता है को बढ़ावा देने हेतु विभाग जो है वाणिज्यिक एवं औद्योगिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ आइटम्स की, जैसे यहाँ पर हम लोग देखें कि सीपीआई को मापने के लिए जो आइटम्स हैं उनका वेटेज क्या है। अब उसी तरह से WPI को मापने के लिए हम वेटेज देखते हैं कि WPI को मापने के लिए कौन सी वस्तुएं। तो इसमें है इसका जो वेटेज है इसमें है 22.62% के साथ प्राथमिक वस्तुएं, जैसे अनाज, फल, सब्जियां, खनिज जो भी है
तो ये बनाती है 22.62%। दूसरा है ईंधन और विद्युत शक्ति, कोयला, बिजली और खनिज तेल, ये बनाती है 13.15%। और अंतिम और सबसे ज़्यादा है निर्माण उत्पाद, ये अकेले 64.23% पार्ट बनाती है होलसेल प्राइस इंडेक्स का। तो इस तरीके से WPI का मापन होता है। भारत में मुद्रास्फीति का मुख्य सूचकांक जो है, मुख्य सूचकांक CPI संयुक्त होता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है CPI, तो बस अगर CPI पूछता है तो उसका मतलब CPI संयुक्त है। संयुक्त मतलब ग्रामीण प्लस शहरी दोनों है। और CPI जो संयुक्त है, इसका जो बेस ईयर है, इसका जो बेस ईयर है वो 2012 है, 2011-12 है CPI। ठीक है, CPI को WPI से अधिक महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि CPI में जो वस्तु और सेवा दोनों हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे WPI को जब हम लोग महत्व देंगे तो वहाँ पर सेवाएं नहीं होती, वहाँ बस वस्तुएं होती है। तो इसलिए जो आंकड़े हैं वो ठीक नहीं वो सही नहीं आ पाते हैं, तो हमें अंदाज़ा नहीं लग पाता है। ये जो है